नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। भारत में चुनाव इतना महत्वपूर्ण होते चला जाएगा कि उपचुनाव के दिन भी हम बैठकर इस स्थिति में देश को लाकर खड़ा करेंगे कि दरअसल उसके रिजल्ट का असर आने वाले वक्त में क्या पड़ने वाला है। तो आज सुबह 8 बजे इसीलिए हम आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, लेकिन पत्रकार ही रहेंगे, और साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़ते चले जाएंगे। हमने खास व्यवस्था की है आज, क्योंकि 4 लोकसभा सीट, 10 विधानसभा सीट, इसको लेकर रिजल्ट आने वाले हैं। असर क्या होने वाला है ये जरूर चर्चा करेंगे, और क्यों चर्चा करनी जरूरी है यह भी बताई जाएगी। उपचुनाव के नतीजे आज 4 लोकसभा 10 विधानसभा सीट के नतीजे। एनडीए के पास थी चारों लोकसभा सीटें। कैराना और पालघर पर सबकी निगाहें। कैराना में सीएम योगी की साख दांव पर, पालघर में सीएम फडणवीस की प्रतिष्ठा का सवाल। उपचुनाव नतीजों पर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर। तो चुनाव के मद्देनजर आज हम बैठे हैं, लेकिन हमें लगता है सुबह सुबह एक खबर की जानकारी आपको देनी चाहिए। वो खबर यह है कि शिमला में जिस तरीके से पानी की कमी हुई है, पीएमओ ने कहा है पूरी रिपोर्ट दी जाए। 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा था टैंकर विशेष तौर पर नेताओं के घर पे या जजेस के घर पे ना जाए जाए, और पीएमओ ने आज रिपोर्ट मांगी है। बड़ी त्राही मची हुई है पानी को लेकर पूरे देश में, और इन सवालों के बीच हम जब बैठे हैं चुनाव के मद्देनजर, तो ये सवाल कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि क्या वाकई चुनाव के जरिए समाधान की स्थिति में देश आ पाता है या नहीं आ पाता है। फिर भी चुनाव है, रिजल्ट आने वाले हैं, और जानकारी दे दें कि गिनती शुरू हो चली है। कैराना, पालघर, भंडारा गोंदिया, नागालैंड, उसके अलावा 10 विधानसभा सीट भी जो है, और इन 10 विधानसभा सीट में एक सीट और महत्वपूर्ण है, कर्नाटक की राजराजेश्वरी सीट है ये। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनकी सत्ता है उन दोनों पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है, यानी त्रिकोणीय मुकाबले में है। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और जेडीएस भी है, तो उसका इंतजार भी खास तौर पर किया जा रहा है। तो मतगणना शुरू हो चली है। हमने जो आपके लिए स्क्रीन बनाया है, स्क्रीन जरा आपको बतला देते हैं, जिससे आपको सरलता होती चली जाए कि किस रूप में आप इस स्क्रीन को देखेंगे। हमने व्यवस्था की है कि चारों सीट, खासतौर से लोकसभा की जो 4 सीट है, वो इस रूप में आपके हमारे जो ठीक ऊपर में है उसमें आप देख सकते हैं कि चारों राजनीतिक दल जो हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 4 सीट, 4 दल का मतलब ये हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, एक जगह शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है, और अन्य में जो आते चला जाएगा, और ख़ास तौर से इसमें आरएलडी का जिक्र होगा। उसके अलावे अलग अलग जगह जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में हमारे दाएं और बाएं आप देख रहे होंगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपके पास आती चली जाएगी। और जो नीचे का हिस्सा है जो सबसे, उसमें आप ध्यान दीजिए तो विधानसभा की सीटों का जिक्र किया गया है। तो 10 विधानसभा सीटों में एक बात तय है कि इन तमाम रिजल्ट से किसी भी सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है 2019 के लिए बनते गठबंधन या सियासी जोड़तोड़ या बिचती बिसात में कौन मोहरा होगा, कौन वजीर होगा, कौन किसके साथ होगा, कौन कितनी दूर होगा। तो ये पूरी तस्वीर के बीच हम आपको लिए चलेंगे राजपथ पर भी, या कह रायसीना हिल्स पर भी, कि बताने के लिए कि असर क्या होगा। लेकिन 2 मेहमान चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी राजकिशोर जी भी हैं, और कांग्रेस पर किताब लिखने के लिए मशहूर हुए रशीद किदवई साहब जो 24 अकबर रोड लिख चुके हैं, उसके बाद एक और इन्होंने किताब लिखी इलेक्शन के मद्देनज़र। तो इनकी भी पहुंच और पकड़ जो है चुनावी नब्ज पे रहती है, धड़कनें सुनते हैं। लेकिन रक्षित सिंह के पास पहले चलते हैं। कैराना में रक्षित, किस तरह की हलचल है? हलचल आप देख सकते हैं, सुबह 8 बज चुके हैं और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना हो रही है, और कुल मिलाकर सियासी माहौल, सियासी पारा गर्म है। कैराना की अगर बात करें तो न सिर्फ देश भर की, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया भर की, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं, दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी के और राष्ट्रीय लोकदल के। अब देखना यही होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ से नतीजे निकलते हैं, क्योंकि 24 राउंड की कुल मतगणना होनी है, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 बजे के बीच तक जो है आधिकारिक ऐलान, यहाँ से अंतिम जो चुनाव के फैसले हैं, जो परिणाम है, वो यहाँ से घोषित हो पाएंगे। जी अच्छा, गर्मी का पारा ज़्यादा है या सियासी पारा ज़्यादा है?
गर्मी का पारा है, जाहिर सी बात है। चुनाव जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन भी नजर आया, लेकिन सियासी पारा इतना ज्यादा गर्म है यहाँ पर कि ढूंढो तो होटल नहीं मिल रहे यहाँ पर महीनों से। यहाँ पे जो नुमाइंदे पार्टियों के आए हुए हैं गांव में जाके रुकते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में रुकते हैं, पास में करनाल पहुंच जाते हैं या फिर 56 किलोमीटर दूर चल के मेरठ पहुंचते हैं। तो आलम खुद समझ सकते हैं कि सियासी पारा गर्मी के मुकाबले ज्यादा गर्म है शामली में। कहते हैं दोपहर 1 बजे बेहद गर्मी रहेगी, रिजल्ट 1 बजे तक आ जाएगा। रिजल्ट भले ही ना आए, लेकिन ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर होने की उम्मीद है। लेकिन रिजल्ट कुछ थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। उसकी जो डीएम है यहाँ पर, उन्होंने आधिकारिक तौर पे हमें बताया है कि कुल 24 राउंड की मतगणना होनी है, लेकिन एक सिस्टम है पोस्टल बैलेट को स्कैन करके अपलोड करने का। जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। प्लस यहाँ पे मतगणना जो है वो 2 जगह हो रही है, क्योंकि 2 विधानसभा नकुड़ और गंगो सहारनपुर में पड़ती हैं। तो सहारनपुर में पूरा का पूरा जो मतगणना है वो वहाँ पे टेबुलेट होगी। उसके बाद में वो रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे, दोनों रिजल्ट्स को क्यूमुलेट किया जाएगा। 3 विधानसभा यहाँ की, 2 विधानसभा नकुड़ और गंगो सहारनपुर की, और उसके बाद में फिर दोनों रिजल्ट्स को जोड़ने के बाद में तब जॉइंटली डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर शामली से ही होगा, जहाँ से कैराना की दूरी महज 10 से 12 किलोमीटर है। चलिए आते रहेंगे आपके पास, बताते रहिएगा आप क्या स्थिति बन रही है। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर आपको और देखनी चाहिए। ये तस्वीर दुनिया में सबसे खूबसूरत है रायसीना हिल्स। माना यही जाता है कि सत्ता की पहुंच पकड़ जो होती है उसकी हमने खास व्यवस्था की है। ये रायसीना हिल्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसकी सत्ता रहेगी। एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और उसके पीछे चलते चला जाएगा तो राष्ट्रपति भवन नजर आता है। बाईं तरफ जब आप जाएंगे इस इलाके में, या कहें आप अगर राष्ट्रपति भवन से उतर रहे हैं तो बाईं तरफ पार्लियामेंट हाउस पड़ता है। तो ये इसका एक अपना महत्व है, एक अपनी समझ है, अपनी पहुंच है। और इसका महत्व क्या है इस चुनाव के मद्देनजर? ये सबसे बड़ा महत्व यह है कि भारतीय राजनीति क्या वाकई, ये पर्दा धीरे धीरे जो गिर रहा है इसके जरिए कुछ चीजें समझा दी जाए। कर्नाटक में सत्ता निकलने के बाद एक बड़ी परीक्षा है, लेकिन एक सीट पर जब दोनों उम्मीदवार हैं जेडीएस और कांग्रेस के, उनमें आपस में भी टकराव है, तो इस सत्ता को लेकर कई सवाल हैं। लेकिन खैर वो दक्षिण का गठबंधन आने वाले वक्त में पता चलेगा किस दिशा में जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश की वो सीट थी जिसके मैन ऑफ द मैच अमित शाह को ठहराया था 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने। इस बार क्या होगा उसके लिए सांसें हर किसी की फूली हुई है, क्योंकि अगर संयुक्त विपक्ष है, मैथमेटिक्स बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि इस दौर में हवा रुख ये सारी चीजें रहेगी नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ ताकत की परख भी है, क्योंकि शिवसेना लगातार बीजेपी से टकरा रही है, कह रही है, बोल रही है। और अगर पालघर में वो जीत जाती है, 2 स्थिति, सौदेबाजी का रेंज बढ़ेगा, बीजेपी के साथ कहेगी बड़े भाई हम ही हैं, हम ही को आप ज़्यादा सीट दिया कीजिए और हमें दबाकर मत रखिए। दूसरी स्थिति, हराने के लिए क्या वो वाकई एनसीपी कांग्रेस के साथ आ जाएगी? ये एक सवाल है। स्ट्रेटेजिकल अलायंस की बात लगातार होती रहती है। कैराना सीट पर चूंकि मायावती, अखिलेश दोनों खड़े हो गए हैं पीछे आकर अजीत सिंह के, अगर कैराना सीट अजीत सिंह जीतते हैं तो जो गठबंधन बनेगा उसमें अजीत सिंह का कहीं ना कहीं शेयर जो है कुछ ज़्यादा होगा। और अगर बिगड़ जाती है स्थिति तो मायावती और अखिलेश कहेंगे जनाब आपको साथ लेने से क्या फायदा। लेकिन एक सवाल और है, जिस वक्त जिन्ना का सवाल उठा था तब यहां पर गन्ना किसानों का सवाल था, और गन्ना किसानों से बड़ी तादाद में जाट जुड़े रहे हैं। 2014 के चुनाव में जाट और मुस्लिम आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। वो हवा कुछ दूसरी थी, उस पर चर्चा की जाएगी। और ये सारा हिस्सा आकर जुट गया है कि एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ मोदी के विरोध में विपक्ष है, क्योंकि बीजेपी का विरोध उस रूप में होता कभी नहीं रहा है। यह पहला मौका है कि जब इंदिरा गांधी के लेख खड़े होने के बाद एक जनता पार्टी बनी थी, उस रूप में हम लोग देख रहे हैं क्या? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों की खोज आज की जाए, क्योंकि बार बार ये सवाल आता है कि गठबंधन की ताकत कितनी मजबूत होती है। राशिद साहब, पहला सवाल आप ही से। इस चुनाव का महत्व में सबसे पहले कैराना, रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट का असर दिल्ली पर क्या पड़ेगा?
जी हाँ, देखिए कैराना बहुत कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, उसके बाद असेंबली चुनाव, जो वहाँ पूरी जो माहौल बना था, जिस तरीके से जो वहाँ के जो जाटों के बीच में और मुसलमानों के बीच में जो झगड़े फसाद हुए थे, तमाम चीज़ों की बात है। तो अगर कैराना में जो जीतेगा उसको मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 2019 में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि एक जो सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की है विपक्ष ने, अगर वो ज़मीन पर नहीं है तो मुझे लगता है भाजपा उसी तरीके से कामयाबी की राह पर रहेगी। राजकिशोर, अगर मान लीजिए अजीत सिंह हार ही जाते हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, अजीत सिंह के जीतने का सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो विपक्ष की जो सामूहिक ताकत है वो शायद उस तरीके से सामने आएगी। और कैराना का चुनाव, जैसा आप शुरू में कह रहे थे कि जाति समीकरण और जिस तरीके के वो सामाजिक समीकरण बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं, तो ये भी देखना होगा कि वाकई मोदी या बीजेपी की आंधी में वो सामाजिक समीकरण ध्वस्त हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। और अजीत सिंह कहीं ये चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष को ये लगेगा, ये आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, इस आंधी को रोका जा सकता है और वो उसको थाम सकते हैं। तो जाहिर तौर पर सीधे इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। वानखेड़े जी, क्या ये वाकई महत्वपूर्ण है कि कैराना 2019 के लिए कोई एक बिसात बिछा रहा है? बिल्कुल बिसात बिछा रहा है, क्योंकि यदि कैराना में विपक्ष का एक पूरा गठबंधन जीतता है तो कहीं ना कहीं उनका मोरल बूस्टिंग होगा। और देखना ये भी होगा, जैसे राजकिशोर जी कहते हैं, कि सिर्फ ऊपरी गठबंधन है कि वोटर्स वाकई ट्रांसफ़र होते हैं। यदि वोटर्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का डिलीवरी मॉडल भी फेल हो रहा है, इसलिए वोटर का मोहभंग हो रहा है, इसलिए वोटर इनके कहने पर ट्रांसफ़र हो रहा है। ये भी एक देखने की चीज़। सुबह सुबह आप डिलीवरी मॉडल फेल कर रहे हैं। तो रायसीना हिल्स के जरिए हम आप तक इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो चला है कि जो आज चुनाव परिणाम है, असर सरकारों पर नहीं लेकिन आने वाले वक्त में राजपथ और जनपद के बीच में से निकलती रायसीना हिल्स तक पहुंचेगा कौन। और 2019 की बिसात के ही इर्द गिर्द सारी चीजें रची बसी जा रही है। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ गठबंधन में टूट है, दूसरी तरफ अगर आप गोंदिया भंडारा का जिक्र करेंगे तो यह भी पहली बार हुआ है कि बीजेपी के सांसद ने किसानों के मुद्दे को लेकर और किसी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को ही कटघरे में खड़ा किया, पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर कैंडिडेट बनाए, हम लड़ेंगे 2019 में, ये नाना पटोले ने कहा। तो इस स्थिति में अगर आ रही है राजनीति, और इस समझने की बिसात यह भी है कि उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं जिसके साथ हम खड़े थे, जो हिंदू राष्ट्रवादी थी। बाला साहब ने क्या क्या सोचा था, लेकिन इस दौर में तो सत्ता है, पूंजी है और इसी के आश्रय पार्टियां चलती हैं। ये सारे भाषण उन लोग दे रहे हैं जो बीजेपी के साथ खड़े थे। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण, और इन सब के बीच कौन कौन साथ आ खड़े हैं। याद कीजिए एक बार क्या क्या नारा लगता था, मुलायम काशीराम हो गए साथ और राम कैसे उड़ गए। बहरहाल स्थिति बदली है और इन परिस्थितियों के बीच सियासत जिसमें है। लेकिन कैराना से पलायन हो रहा है हिंदुओं का, इसका जिक्र बीजेपी सांसद नहीं किया था। उनकी निधन हो गया, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और बेटी से बात करने पहुंचे हमारे संवाददाता अंकित, जरा बात की जाए। में हुए उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है। कुछ देर बाद ही नतीजों का ऐलान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर यहां पर कौन जीत रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की उम्मीदवार मृगांका सिंह जी। मृगांका जी, सबसे पहले काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कहा जाता है कि काउंटिंग से एक रात पहले नींद नहीं आती है, क्या कुछ रहा है, कैसा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस अब मैं बहुत ही आशावान हूँ और वेट कर रही हूँ कैसे फाइनल रिजल्ट आता है, और थोड़ी प्रतीक्षा में बैठी हुई हूँ। रात में नींद आ पाई थी? जी, सोई थी आराम से। जी सबसे पहले तो अगर आप जो है आशावान हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पक्ष में नतीजे आएंगे, तो क्या वो वजह है, किसके आधार पर आप जो है जो जनता के बीच में गए हैं, क्यों जनता आपके पक्ष में वोट करेगी? कैराना लोकसभा का जागरूक मतदाता विकास और सुशासन के लिए अपना मतलब वोटिंग करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना निर्णय आज लेगा। आपके पिताजी हुकुम सिंह जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे 2014 में, तो उस दौरान करीबन 2 लाख से ज़्यादा जो है मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो पिछली बार विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, इस बार एक साथ आपके सामने आए हैं, कितनी मुश्किल भरी है? क्योंकि कहा जा रहा है एक तरह से लिटमस टेस्ट है बीजेपी के लिए भी और आपके लिए तो है ही।
कोई चुनौती नहीं है, आप स्वयं देखेंगे जब फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। लेकिन सारे जो है पार्टियां ने गठबंधन किया है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे सपा हो, बसपा हो, अजीत सिंह की पार्टी हो, सभी एक साथ एक मंच पर आकर के उन्होंने प्रचार किया है। कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या आप मानते हैं कि सबका वोट अगर कंबाइन होता है तो एक बड़ी चुनौती होगा? गठबंधन के पीछे का जो आशय है, कैराना का जागरूक मतदाता वो सब भली भांति समझ रहा है। मतदाता जागरूक होता है, इनकार नहीं किया जा सकता है। और शायद उसी जागरूक मतदाता के मद्देनजर गोंदिया भंडारा की जो सीट थी, उस मिजाज को समझते हुए वहां के सांसद नाना पटोले ने सीट ही छोड़ डाली। सरिता, आप वहीं पर मौजूद हैं, लग क्या रहा है? क्योंकि विदर्भ नागपुर से तो बहुत नज़दीक, आप खुद नागपुर में रहते हो, फडणवीस साहब नागपुर के हैं, गडकरी साहब नागपुर के हैं, और उन ठीक बगल में अगर ऐसी स्थिति बन गई जहां पर बीजेपी के सांसद ने छोड़ दिया, तो अब वहां एक तो हलचल कैसी सुबह सुबह, और दूसरी स्थिति लोगों के बीच भी उत्सुकता है या नहीं है? हमारी आप तक सरिता पहुंच रही है? जी जी जी, ज़रूर यहाँ पर लोगों में बहुत ही उत्सुकता है, लेकिन चुनाव का जो मतदान रहा उसका अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो वो मतदान ज़रूर उतना उत्सुकता से लोगों ने किया नहीं है, ये भी साफ होता है। जो उपचुनाव था उसमें पहले दिन और बाद में जब फिर से चुनाव लेना पड़ा, क्योंकि कई जगह पर ईवीएम ये फेल हुए थे, उसके बाद में भी सिर्फ 53% मतदान यहाँ पर हो पाया है। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था तो करीब 74% यहाँ का प्रतिशत यहाँ का मतदान हुआ है। तो ऐसे में लोगों में आज भले ही भंडारा के जो रास्ते हैं जहां पर ये चुनाव की काउंटिंग हो रही है वो सुबह से ही भरे हैं। चुनाव की काउंटिंग 8 बजे शुरू होने वाली थी, लोग जानना चाहते हैं, लेकिन लोग ये 8 महीने के लिए मतदान करने नहीं आए। एक बात बहुत अहम यहाँ पर है कि ये जो चुनाव है ये मधुकर कुकड़े जो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है और साथ ही में जो प्रत्याशी है भाजपा से हेमंत पटले, उन दोनों के बीच में नहीं है। ये चुनाव जो है ये ईगो का चुनाव है, ये एक चैलेंज का चुनाव है, और इसीलिए ये एक तरफ प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले जो कभी एक नहीं होते थे वो एक होकर इस मैदान में मधुकर कुकड़े के लिए उतरे हैं। और नाना पटोले ने दी हुई चैलेंज, जो मोदी को चैलेंज दी थी, उसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और फडणवीस दोनों भी जमकर मैदान में उतरे थे प्रचार के लिए। एक मिनट जरा रुक रहे हैं आपको, चूंकि स्क्रीन पर कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसमें 2 सीटों के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। नूरपुर में बीजेपी आगे चल रही है और दूसरी सीट जो दिखाई दे रही है उसमें बंगाल के महाशताला में टीएमसी आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो 2 जगह के रुझान आने शुरू हो गए हैं। नूरपुर की जो सीट थी वहां पर बीजेपी के ही विधायक थे लोकेंद्र सिंह, जिनका निधन हो गया, वो सीट वहां पर खाली हुई थी, और बीजेपी को भरोसा है कि किसी भी रूप में स्थिति रहे, लेकिन एक संवेदना वोटरों की रहती है कि हमारा विधायक था, उनका निधन हो गया तो वो जीत जाएंगे। ये एक बड़ी स्थिति थी। हालांकि जो दूसरी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, वो कैराना की, वो एक दूसरी सियासत है। सरिता, एक सवाल का जवाब देंगे आप? हैं हमारे साथ जुड़े हुए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक सवाल का जवाब, ये जो आपने जिक्र किया नाना पटोले और प्रफुल्ल पटेल का एक साथ आने का, क्या ये विदर्भ की सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है? नाना, क्योंकि बीजेपी ने पकड़ बनाई है विदर्भ में, और विदर्भ के ही मुख्यमंत्री हैं, विदर्भ के ही नितिन गडकरी हैं, बहुत काम कर, ये क्या आने वाले वक्त में कुछ स्थिति नहीं आ सकती है जिस रिजल्ट से? रिजल्ट अगर राष्ट्रवादी के साथ रहा तो जरूर बदलाव आएगा, 2019 भी कुछ अलग होगा। लेकिन जहां तक विदर्भ देखते आया है तो फिलहाल विदर्भ की राजनीति ये बड़ी जोर से भाजपा के साथ है। शायद इसीलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर जो एडवांटेज विदर्भ के लिए लाया है ये इसके पहले कभी भी नहीं आ पाया है। लेकिन 2019 में
गोंदिया भंडारा में जो दो दिग्गज नेता माने जाते थे, नाना पटोले और प्रफुल्ल पटेल, वो एक हुए हैं। इसका असर जरूर रहेगा। अब एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। हमें पता नागपुर में सारी रोड खुदी हुई है, सीमेंट रोड बनवा रहे हैं गडकरी साहब, मेट्रो भी ला रहे हैं, लोग कहते हैं बड़े परेशान हैं, हर जगह जाइए सड़कें खुदी हुई हैं। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, क्योंकि शहर में विकास हो रहा है और शहर में शायद जो इसके पहले कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है, इसलिए मैं जरूर खुश हूं। लेकिन आपने एक बात सच कही कि बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 7 तारीख को पहुंचना है। ये भी पहली बार होने जा रहा है कि आरएसएस के फंक्शन में पूर्व राष्ट्रपति पहुंचेंगे, जिस फंक्शन में कोई इस रूप में कभी गया नहीं। इससे पहले जर्नलिस्ट गए, किसी एक खास क्षेत्र से जुड़े हुए कोई व्यक्ति गए, वहां पर राष्ट्रपति, उसको लेकर बड़ा बवाल है कि प्रणब मुखर्जी क्यों जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं। तो रायसीना हिल्स तक पहुंचने की दौड़ 2019 में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले की बिसात बहुत साफ बतलाती है, रेड कारपेट किसी के लिए नहीं बिछी हुई है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो 2014 में थी। मौजूदा वक्त में इस तरह के उपचुनाव जब बताने लगे हैं कि किस तरीके से खटपट पार्टियों के भीतर चल पड़ी है। हम रायसीना हिल्स की तरफ चलें और एक जानकारी और आ रही है। कैराना में इस वक्त आरएलडी आगे चल रही है, नूरपुर में बीजेपी आगे चल रही है। नूरपुर विधानसभा की सीट है, कैराना लोकसभा की सीट है, और वहाँ पर आरएलडी के पीछे सभी विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बेहद महत्वपूर्ण था। कंचन जी, एक सवाल यहाँ पर है कि कैराना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो चला? कैराना महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर जो आज से करीब 6-7 साल पहले से जो राजनीति वहाँ की शुरू हुई है, पोलराइजेशन है, जिसको कहते हैं लेबोरेटरी उस पोलराइजेशन की, तो वहाँ पर अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो ये एक सेटबैक माना जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ जीतना कठिन इसलिए है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर करीब 4 लाख से ज़्यादा मुसलमान वोटर हों और जो हिंदू वोटर्स हैं वो बिखरे हों कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, तो ये अगर उनको जोड़ के एक हिंदू वोट के आधार से बीजेपी जीतती है तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसको सक्सेस माना जाता है। अब अगर वहाँ पर अगर हारती है तो फिर वो सोशल इंजीनियरिंग भी फेल करता है। मुस्लिम भी बोल रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग भी बोल रहे हैं। मुस्लिम और हिंदू जो है वो रिलीजियस मसला, सांप्रदायिकता का मसला आ गया। ओके, आपने जब इस बात का जिक्र किया, क्या ये माना जाए कि विपक्ष हिंदू वोट में बिखराव की स्थिति लेकर आ गया है, इसलिए मुश्किल हो रही है बीजेपी के लिए? नहीं, हिंदू वोट में बिखराव हर समय था, जाति के आधार पर बिखराव हर समय था। सोशल इंजीनियरिंग करके अगर आप उसको जोड़ सकते हो तो वही एक्सपेरिमेंट यूपी में कोशिश किया गया था और कैराना उसका क्रूसिबल था। नहीं, मेरा ये कहना है कि पिछले चुनाव की यदि परसेंटेज देखें तो 54% बीजेपी को मिला है 2014 में वहाँ पे। तो एक मोदी लहर भी चली थी, मोदी एक ब्रांड चला था। यदि मोदी लहर थी वो बहुत एंटी कांग्रेस था, कांग्रेस था, मैं मानता हूँ, और विपक्ष बटा हुआ था। आरएलडी को मात्र 4% थे जो अब इस बार कैंडिडेट है। 29% एसपी को थे, बीएसपी को 22% थे। ये बिखराव था वोटों का। ये सब वोट इकट्ठा भी करते तो भी बीजेपी से ज़्यादा नहीं बनता है यदि टोटल देखी 2014 के हिसाब से। लेकिन इस बार यदि लोग बिखरते हैं, इसका मतलब मोदी ब्रांड वीक हो रहा है। एक जानकारी और आ रही है कि आरआर नगर सीट जो है, जो राज राजेश्वरी सीट है, जिसपे त्रिकोणीय मुकाबला है, जेडीएस भी खड़ा है, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये जानकारी आ रही है। और पंजाब के शाहकोट में भी कांग्रेस आगे चल रही है, यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस भी है, बीजेपी अकाली गठबंधन भी है और आम आदमी पार्टी भी है यहाँ पर। तो खैर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। 10 में से 3 विधानसभा सीट पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। कैराना में आरएलडी आगे चल रही है। भंडारा गोंदिया की जानकारी नहीं आई है। पालघर की जानकारी हम लोग लेना चाहते हैं, वहाँ पर चलेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसी बात को जरा सा आगे, हम उस थ्रेड को जरा सा पकड़ना चाह रहे हैं। राशिद साहब, जिस बात का जिक्र कर गए ये लोग, क्या ये माना जाए कि 2014 ने एक ऐसे समीकरण इस देश के भीतर बना दिए जो कि डेवलपमेंट के नाम पर था? प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका मोदी उस समय जिक्र करते, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और डेवलपमेंट का जिक्र करते करते वो सारी स्थितियां टूट गई जो धर्म के नाम पर थी और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर थी।
लेकिन बीजेपी फिर 2019 में लौट रही है उस रिलीजियस एस्पेक्ट को लेकर, जहां पे धर्म और हिंदुत्व उसके साथ जुड़ा रहे, और विपक्ष इसी में सेंध लगाना चाहता है। क्या ये स्थिति है या कुछ दूसरी है? प्रसन्न जी, जो ये स्थिति नहीं है, क्योंकि भाजपा के 2014 में एक उम्मीद की किरण जताई थी नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर के। यूपीए का प्रदर्शन बहुत ख़राब था, तो उसको लेके लोगों में नाराज़गी थी। लेकिन देखिए, असली बात तो होती है सड़क, बिजली, पानी, तमाम जो मुद्दे होते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ये रोल चुनाव कब में। नहीं, और ये 4 साल में सड़क, बिजली, पानी कब नहीं थे? नहीं, हमेशा से रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, 14 में एक उम्मीद दिलाई थी। 14 नहीं, आप तो पहले लौट जाइए, 71 में भी थे। 71 में भी था, हमेशा उसमें 71 में भी उम्मीद थी। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ लेके आई थी। मेरा मानना यह है कि कैराना में अगर भाजपा पराजित होती है तो उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं, जो जिस तरीके का जमीन पे जो थी, जो उम्मीदें जो भाजपा ने नहीं दिलाई थी, उस उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं, ना वो ना योगी आदित्यनाथ। ओके, हम जरा सा रायसीना हिल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि रायसीना हिल्स से सवाल पूछा जाए कुछ, क्योंकि जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं इस वक्त, जो हम इंतजार कर रहे हैं, 4 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीट के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा की सीटों का तो असर नहीं पहुंचता है कि दिल्ली में रायसीना हिल्स पर हम दिखा पाएँ, लेकिन यहाँ पर जब रहते हैं तो जानकारी आपको दी जा सकती है कि किस रूप में क्या चीज़ें आ रही हैं। कैराना सीट पर आरएलडी आगे चल रही है। यह सबसे महत्वपूर्ण सीट इसलिए बहस के केंद्र में आ गई है क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ है। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, और रास्ता कहते हैं यूपी से ही दिल्ली तक पहुंचता है। बंगाल के महेशतला विधानसभा सीट में टीएमसी आगे चल रही है। टीएमसी पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा, हर जगह जो प्रभाव अपना है, ताकत सब दिखाती है। केरल के चिनगंदूर विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये अलग अलग जगहों से जानकारी आ रही है कि किस रूप में कौन सी पार्टी आगे है। राजकिशोर जी, हम जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी सोशल इंजीनियरिंग है, या आखिर वो कौन सी स्थितियां हैं जिसके बीच में बीजेपी आकर फंस गई और 2014 के ट्रेंड को मेंटेन नहीं कर पा रही है 2019 तक, या ट्रेंड मेंटेन किया तो विपक्ष को समझ में आ गया, एक साथ हो जाओ। हाँ, देखिए प्रसून जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो चर्चा भी कर रहे थे कि 2014 से, तो 2014 में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उस समय मुजफ्फरनगर के बहुत दर्दनाक विभत्स दंगे भी हुए थे, जिसके बाद पूरी तरीके से चुनाव ध्रुवीकृत हो गया था। और वहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो उस समय, तो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ भी थी, कांग्रेस की यहाँ पर दिल्ली के खिलाफ थी, और मोदी का अपना एक उस समय एक आविर्भाव हो रहा था राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कैराना में सामाजिक समीकरणों को ध्वस्त कर रही थी। जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे जातिगत, वो लगातार वहाँ पर टूटी इस ध्रुवीकरण के चक्कर में। अभी मुद्दे प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और जिन मुद्दों पर वो आए थे तब ये बीएसपी मतलब बिजली, सड़क, पानी, ये सब मुद्दे अब वहाँ पर हावी भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद ये किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर पाते हैं और कैसे ध्रुवीकृत हो पाता है वोट, क्योंकि सारी उम्मीद है बीजेपी की, विकास तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर ध्रुवीकरण नहीं होता है, हिंदू वोटों में अगर सेंध लगा लेते हैं आरएलडी के साथ में कांग्रेस और बीएसपी और सपा, तो जाहिर तौर पर ये 2019 के लिए एक अलग किस्म का मॉडल। चलिए, नेताओं की इस पर क्या राय है? और जानकारी आ रही है कि नूरपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी आगे चल रही है नूरपुर विधानसभा। इससे पहले जानकारी बीजेपी की आई थी। और अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग जी, सिर्फ एक सीट का मसला है या देश का मसला है ये जो चुनाव हो रहे हैं नूरपुर और कैराना के, उसके जो रिजल्ट आएंगे? ये देखिए, झूठ और सच की लड़ाई है। अब आपको देखना है झूठ जीतता है या सच जीतता है, और इस देश में हमेशा सच की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विगत सालों में, 4 सालों में, झूठ के अलावा, देश को अंधेरे में रखने के अलावा क्या दिया? मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर बोलता हूँ, 6 किलोमीटर की रोड चौड़ीकरण करके प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, कहते हैं कि हमने ये एक्सप्रेसवे बन गया निजामुद्दीन से लेके मेरठ तक। अरे भैया, वो रोड पहले से थी और यूपी गेट तक आपने चौड़ीकरण किया, तो उसके बहाने आप कैराना नूरपुर का इलेक्शन साधना चाह रहे थे। तो ये हमेशा एक माहौल, मार्केटिंग का माहौल बनाते थे भारतीय जनता पार्टी। अब जनता की समझ में आ गया है कि माहौल से नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। जब ये काम करके धरातल पे आप काम नहीं दोगे, किसान का जो गन्ना का बकाया पेमेंट नहीं करोगे, लेकिन माहौल बनाओगे कि हमने देश हम देश हमारा परिवार है, तो ठीक है, देश आपका परिवार है, देश को आपने कुछ नहीं दिया तो देश आपको रिटर्न में जो दे रहा है वो दे रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन अनुराग जी एक बात बताइए, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, सैफई में महोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय गन्ना मिलों, शुगर मिल के बाहर गन्ना के किसान खड़े रहते थे, पेमेंट हो जाए, उस समय भी स्थिति थी।
2014 का जिक्र करते हैं तो हमें याद आता है कांग्रेस के घोटाले कर दिए, क्या स्थिति थी। हम लोग बैठ के जिक्र करते थे स्टूडियो में कि क्या स्थिति है, कैसे जीतेगी पार्टी। ये जो स्थिति है, जनता को बने चुनना इन्हीं में से है ना, वो कभी आपको चुनेगी या कभी उसको चुनेगी। आप उस पर आज ठहाका लगा रहे हैं, कल वो आप पे ठहाका लगा रही थी। नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर, समाजवादी पार्टी सरकार थी और आप भी मानते होंगे और जनता भी मानती है कि अखिलेश यादव जी ने काम किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया। इन्होंने उसके हमारी जो एक दो घटनाएं थी उसको हाईलाइट ज़्यादा कर दिया। अब जैसे इनके यहाँ देखिए, गोरखपुर में 1000 बच्चे मारे गए, क्या उतनी बात बनी? आज तक देखो उन्होंने दबा दिया उसको। अगर ये समाजवादी में होता तो ये आग लगा देते। अभी बनारस में 50 लोगों की घायल हुए, 30 लोग मारे गए पुल गिरने से। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या लगा देती। इनके विधायकों पे, दो विधायकों पे रेप केस के मुकदमे लग गए हैं। महिला ने आके ओपनली बोला है, लेकिन किस तरह से साफ तरीके से मैनेज करके बच निकलते हैं। लेकिन ये अगर कोई दूसरी पार्टी कर देगी तो उसको ऐसा हाईलाइट करेंगे जैसे लगता है तूफान आ गया हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने जो काले कारनामे उसको, जैसे आपने अभी बताया कांग्रेस का भी, हालांकि कांग्रेस अपनी बात रखी, लेकिन 2G में क्या हुआ? कोर्ट ने आखिर उनको बोला नहीं कोई बात नहीं थी, तो ये 2G पे पूरा इलेक्शन निकाल ले गए हमारा। उन्होंने छोटा सा जवाब और दे दीजिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंगला खाली कर दीजिए जी, मुलायम सिंह और अखिलेश ने कहा कुछ दिन और दे दीजिए जी। कहाँ तक ठीक है? अब मैं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लोग हैं। नहीं, ये लगता है लोगों करोड़पति लोग हैं। अखिलेश यादव के पास अगर कोई भी मकान हो, मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं आपको मीडिया में बोल रहा हूँ, अगर कोई मकान उनके पास है, उन्होंने कोई अपना मकान अगर बनाया है, देखिए मकान बनाया नहीं है, मकान है नहीं, तो उन्होंने बोला कि मुझे 1.5-2 साल दे दीजिए, मैं मकान बना के अपना अच्छा, आपकी पार्टी का नाम जो है अनुराग जी समाजवादी है और आप लोग तस्वीर लगाते हैं लोहिया की। आपको पता है लोहिया के पास बैंक अकाउंट नहीं था, घर नहीं था, एक छोटा सा बक्सा था, उसी में सामान था जब उनका निधन हुआ दिल्ली के अस्पताल में। तो थोड़ा अपनाया जाए इन चीज़ों को भी। आप बिल्कुल, आप देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास भी कोई अरे हजूर आपकी बात कर नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं, नेताजी के पास भी कोई मकान नहीं है, अखिलेश यादव जी के पास कोई मकान नहीं। हाँ, पार्टी का, अरे ऐसा ना कहिए, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो वो पार्टी, हमने तो हलफनामा पढ़ा है किसके पास कितनी संपत्ति है। ठीक है, सभी लोग इतने गरीब हो जाए। मैंने ऐसा मत कहिए कि समाजवादी ये बड़े फक्कड़ और मुफलिस लोग हैं। अरे साहब करोड़पति हैं। समाजवादी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, समाजवादी में जितने भी लोग हैं, आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे और लोग नेता हो, इनके पास वाकई अपने मकान नहीं है। जो हलफनामे की आप बात करो, ठीक है, लोग अपनी लाइफ को इतना लंबा कैरियर में जीते आ रहे हैं। अगर कोई आपने छोटा सा कोई एक दुकान लिया, अब दुकान की कीमत आज बहुत ज़्यादा हो गई तो आप उसको नहीं जोड़ सकते। अब इस तरह से तो आप कोई भी चीज़ अगर आपने 2019 में ली है और आप कोई फ्लैट आज आपने लिया है तो वो महंगा हो जाता है। अब उसके हिसाब से लोग उसको वैल्यू ऐड कर लेते हैं। आज की डेट आप देख रहे हो, कॉस्ट भाई आज भी आप देखिए, आप मानिए मत मानिए, अरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन ले लें और जो प्लॉट पड़ा हुआ है लखनऊ में घर बना ले अखिलेश यादव। तो अभी हम क्या बोले आपको, क्या मतलब है इस चीजों का? मकान बना रहे, उन्होंने लिख के दिया है कि मैं मकान 1.5 साल में कंप्लीट कर लूंगा, मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, ऐसा बोला था। रायसीना हिल्स पे किसी की नजर हो ना हो, लेकिन शिवसेना की नजर जरूर है। और जानकारी जो ब्रेक के बाद पहली जानकारी आई है, पालघर में शिवसेना आगे चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पालघर सीट में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने खड़ी है। और ये खटास पैदा हुई थी 2014 में, जब पहली बार नरेंद्र मोदी वहां भाषण देने गए थे और उन्होंने शिवसेना को वसूली पार्टी कहा था। उसके बाद अमित शाह वहां पर पहुंचे और गुजरातियों से जो वसूली होती है इसको लेकर शिवसेना के साथ तीखे अंदाज में बातचीत हुई, लेकिन बावजूद इसके गठबंधन साथ रहे। आरएसएस ने प्रयास किया और दोनों साथ भी आ गए। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि शिवसेना का उम्मीदवार पालघर में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस से निकल कर आता है, वो इधर शामिल हो जाता है। शिवसेना का जो उम्मीदवार है वो पहले बीजेपी में रहा हुआ था। ये सारी परिस्थितियां जुड़ती चली जाती हैं और बताती हैं कि उम्मीदवार या जो मैदान में नेतागिरी करते हैं वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन किस पार्टी के साथ जुड़कर वो एक ऐसा संयोग बनाते हैं कि इसके साथ जुड़ जाए तो जीत जाएं। कंचन जी, एक सवाल यहाँ पर बहुत साफ है, बीजेपी क्या ऐसी पार्टी के तौर पर हो गई जिस तरीके से मायावती एक वक्त टिकटें दिया करती थी दूसरी जातियों को, ये कहते हुए कि तुम्हारा वोट जो भी रहेगा मेरा 50% तो तय है, इसीलिए तुम इतने पैसे दो और तुम्हारे साथ शामिल हो जाओ। बीजेपी ने कहा
हमारे साथ आ जाइए, जीत मिल जाएगी, कुछ आपका हिस्सा, कुछ बड़ा हिस्सा हमारा रहेगा। ये स्थिति है क्या? कोई भी रहे वो शख्स, किसी भी पार्टी से आया हुआ। मुझे हिस्सा के बारे में पता नहीं है। हम वोट बैंक का हिस्सा कह रहे हैं कि एक वोट बैंक का आपका हिस्सा है। नारायण राणे, आप जिक्र ब्रेक में हम लोग कर रहे थे, आपने मुकुल राय का नाम ले लिया था जी। ये जो अब एक जो भाजपा की जो ये नई स्ट्रेटजी है कि हमें चुनाव जीतना है, पहले भी विनेबल कैंडिडेट्स देखे जाते थे कि चुनाव कौन जीत सकता है, टिकट उसी को दिया जाए, लेकिन उसकी एक अपनी असेसमेंट होती थी और कुछ जगह पर पार्टी को मालूम था कि ये कैंडिडेट खड़ा करने से भी पार्टी हार जाएगी, लेकिन उसको कहते थे स्ट्रेटेजिक फील्डिंग कि हमें वहां रहना है, लड़ना है। अब जो हो गया है कि आप पहले तय कर ले कि हमें जीतना है और उस आधार पर कौन सा कैंडिडेट वहां पर सबसे बढ़िया बैठेगा उस सीट को जीतने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से उसको इंपोर्ट कर लीजिए। जीत शायद इससे हो जाती है पार्टी की, लेकिन आगे चल के फिर उसका क्या असर होता है पार्टी पर, संगठन पर, और पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि भाई कल तक हम लोग जिसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आज हमको कहा जा रहा है कि उनके लिए नारेबाजी। आपने कई सवालों को जन्म दे दिया। हम पहले एक जानकारी दे दें कि 4 में से 2 लोकसभा सीट जो खासतौर से कांग्रेस एक जगह आगे चल रही है, गोंदिया, और दूसरी जगह पालघर में शिवसेना आगे चल रही है, आरएलडी आगे चल रही है, यहाँ पर कैराना में चल रही है। लेकिन 2 सवालों का जन्म जो दिया, इस पर चर्चा करनी की बहुत जरूरी है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और वाजपेयी के दौर में गोविंदाचार्य के सोशल इंजीनियरिंग की सोच, ये भी बदल गई क्या? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।